Good morning students, I am Ritu, your science teacher. I hope you all are in good health and doing all your work regularly. Today in this video, we will learn our chapter number 5 which is animal movements. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे एनिमल्स मूवमेंट करते हैं. So this is your book chapter. In this chapter we will discuss mainly these three topics. The first one is fish as aquatic animals, second earthworms, third earthworms friends of farmer. The body structure of animal determine the kind of movement it exhibits. इसका मतलब क्या है कि किसी भी एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ये बताता है कि वो एनिमल्स कैसे मूवमेंट करता है. स्टार्ट करते हैं चैप्टर. फिश एज एक्वेटिक एनिमल. एक्वेटिक क्या होता है? जो वाटर से रिलेट करे. और एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब क्या है? वो एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. ठीक है, सबको पता है कि फिशेस वाटर के अंदर रहती है इसलिए हमें इन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. लेकिन कुछ फिशेस होती हैं जो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम समझते हैं कि वो फ़िश की कैटेगरी में, लेकिन वो फ़िश की कैटेगरी में नहीं होते क्योंकि उनके जो बॉडी फंक्शंस है वो फ़िश से अलग होते हैं. जैसे कि डॉल्फिन एंड व्हेल्स, हमें लगता है कि ये फ़िश ही होती हैं लेकिन इन्हें हम फ़िश से अलग कैटेगरी में रखते हैं. क्यों? क्योंकि ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ नहीं करती, इनके पास लंग्स होते हैं. अच्छा, फिशेस वर्टिब्रेट्स होते हैं. वर्टिब्रेट्स क्या होता है? वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन है उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स. आपको पता है कि फिशेस लगभग हर वाटर बॉडीज़ के अंदर रहती हैं, जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, सीज, ओशन. फिशेस साल्टी वाटर में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं. साल्टी वाटर कौन सा होता है? जिसके अंदर साल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है. कुछ जो फिशेस होती हैं वो सरफेस के पास रहती हैं, कुछ बिल्कुल नीचे बॉटम पे रहती हैं. कुछ फिशेस होती हैं वो प्लांट्स पे ईट करती हैं जो उन पानी में ग्रो करता है. और कुछ फिशेस जो दूसरी छोटी फिशेस हैं, स्मॉल फिशेस हैं, उनके ऊपर ईट करती हैं. जब फिशेस एक ग्रुप में प्रेजेंट होती है तो उस ग्रुप को हम स्पेशल नाम देते हैं स्कूल. जब ये छोटी छोटी कलरफुल फिशेस इस ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं तो ये अपने प्रीडेटर से बचने के लिए कुछ ट्रिक्स परफॉर्म करती हैं. प्रीडेटर्स क्या होते हैं? शिकारी, जो इनके ऊपर फीड करते हैं. ठीक है, ये क्या करेंगी? एक तो ये ग्रुप में प्रेजेंट है, ऊपर से ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग. इनके आसपास का जैसा कलर है ये वैसा अपना कलर चेंज कर लेंगी, जिससे क्या होगा? ये प्रीडेटर्स की नज़रों में नहीं आएंगी और छुप जाएगी. इसके अलावा ये क्या करती हैं? रॉक्स के पीछे छुप जाती हैं या फिर जो कोरल रीफ्स प्रेजेंट होते हैं उनके पीछे छुप जाती हैं अपने आप को बचाने के लिए. तो इस तरह से जो ये परफॉर्म करती है कलर चेंजिंग प्रीडेटर से बचने के लिए, उसे हम कहते हैं कैमोफ्लेजिंग. फिशेस ब्रीथ कैसे करती हैं? तो फिशेस ब्रीथ करती हैं गिल्स की हेल्प से. गिल्स क्या होते हैं? ये स्लिट्स होते हैं जो प्रेजेंट होंगे फिश की बॉडी पे, ऐसे ऐसे. तो जब वाटर फ्लो करता है इनके थ्रू तो वाटर के अंदर से ऑक्सीजन ये अब्जॉर्ब कर लेंगी और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर देंगी, मतलब बाहर निकाल देंगी. फिशेस के अंदर मूवमेंट कैसे होता है? तो फिश की बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा है फिश की बॉडी का जो हेड होता है और जो टेल रीजन होता है वो टेपरिंग होता है बजाय कि इसकी पूरी बॉडी की. इससे क्या होगा? जब ये वाटर के अंदर मूव करती हैं तो ये बहुत इजीली मूव कर जाती हैं. जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत कम हो जाता है. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ये वो फोर्स होता है जो इसको मूवमेंट करने से रोकता है. मतलब कि जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है इसको मूव करने से रोक रहा है, वो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स. फिश के पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो इसकी हेल्प करते हैं बैलेंस बनाने में और इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करने में. गिल्स का आपको पता ही चल गया, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं. इसके अलावा स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे जो फ्रिक्शनल फोर्स को कम करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं. इसके अलावा अगर इसकी टेल देखें तो आपको पता होगा जिगजैग मोशन में मूव करती है। जिगजैग का मतलब क्या होता है, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे।
तो इस तरह से जब ये मूव करती है तो ये अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश कर लेती है। तो ऐसे फिशेस के अंदर मूवमेंट होता है। जेलीफिश एंड स्टारफिश आर एक्चुअली नॉट फिश एट ऑल। क्यों वो फिश नहीं होती? क्योंकि दे आर नोन एज एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स। उनको एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स क्या होंगे? जिनके पास बैकबोन नहीं है। जैसे फिशेस वर्टिब्रेट्स होते हैं क्योंकि उनके पास बैकबोन होती है, ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं क्योंकि इनके पास बैकबोन नहीं होती। स्पंजिस, स्नेल, स्लग्स, लीचेस, अर्थवर्म और कुछ इंसेक्ट हैं वो हमारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये वाले। सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा अर्थवर्म। अर्थवर्म भी क्या है? इनवर्टिब्रेट है क्योंकि इसके पास बैकबोन नहीं है। जो इसकी बॉडी है वो कंप्लीट मसल से बनी होती है। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक होते हैं और ये सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम किसी अर्थवर्म को ध्यान से देखते हैं तो देखिए हमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ट्यूबुलर, और इन्हें हम कहते हैं सेगमेंट्स। हर एक सेगमेंट के पास ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं क्लो के साथ। ऐसे नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसकी बॉडी के नीचे ऐसे छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ना, ये ब्रिसल्स विद क्लो प्रेजेंट हैं जो इसकी हेल्प करते हैं सरफेस के साथ ग्रिप करने में, पकड़ बनाने में। अर्थवर्म ब्रीथ कैसे करता है? तो ये ब्रीथ करता है अपनी स्किन के थ्रू। स्किन से ये ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है। मूवमेंट कैसे होता है अर्थवर्म के अंदर? तो मूवमेंट होता है मसल्स के थ्रू, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से। मसल्स पेयर्ड में प्रेजेंट होती हैं। अर्थवर्म फीड करता है जो लिव एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उस पर। इस डायग्राम में देखिए आप, ये अर्थवर्म मूव कर रहा है, पहले ये कंट्रैक्ट हो गया इस पार्ट को और ये वाला पार्ट इसका रिलैक्स है। नेक्स्ट टर्म में क्या करेगा? ये इस पार्ट को, पीछे वाले पार्ट को अपने आगे की तरफ खींचेगा। इन क्लोथ से ये आगे ग्रिप बना लेगा और फिर पीछे वाले पार्ट को आगे खींचेगा, जो कि इस डायग्राम में शो हो रहा है। इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है जब ये एक पेयर में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है तब। तो इस तरह से बहुत धीरे धीरे ये मूवमेंट करता है, लेकिन जब कंटिन्यूसली ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है तब ये एक डिस्टेंस अच्छा कवर कर लेता है। हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है अर्थवर्म फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। अर्थवर्म को फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थवर्म जैसे कि हमें पता है लाइव एंड डेड जो ऑर्गेनिक मैटर है उनके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो लार्ज बेसिस के ऑर्गेनिक मैटर है उनको कन्वर्ट कर देंगे रिच ह्यूमस के अंदर। और ह्यूमस हमें पता है कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाती है। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है? सॉइल की कैपेबिलिटी जो ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करे। किसी भी क्रॉप को या फिर प्लांट को ब्रीथ करने के लिए एयर तो चाहिए, उसके रूट्स को भी। तो जब ये मिट्टी के अंदर धरती में ग्रो करते हैं, फीड करते हैं, तो ये उसको भी पोरस बना देते कि जो मिट्टी के अंदर है एयर कंटेंट बढ़ जाता है। इसके अलावा जो इनका बरोविंग एक्शन होता है, इस फिगर में देखिए बरोविंग होता है, जो ये बिल बनाते हैं उनके अंदर रहते हैं। तो जब ये इस तरह से मिट्टी के अंदर बना लेते हैं तो यहाँ से भी जो एयर है वो इजीली पास आउट होती रहती है और जो प्लांट है उसकी रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहती है। अब आता है वर्मी कंपोस्ट एंड वर्मी कल्चर। ये क्या होता है? तो वर्मी कल्चर होता है जब हम कुछ दूसरी तरह के अर्थवर्म्स को कल्चर करते हैं, जैसे कि रेड रिगल्स को, और फीड कराते हैं उनको, जैसे लीव्स होगी, स्पिनच, कैबेज, या फिर किचन के जो दूसरी मटेरियल होता है ना उसके ऊपर, जो वेस्ट मटेरियल उसके ऊपर। तो जब वो इसके ऊपर फीड करते हैं और उसके बाद वो कंपोस्ट के फॉर्मेशन करते हैं, मतलब वो मैन्योर बना देते हैं। तो इस तरह से जब ये डिकम्पोज कर देते हैं इस मैटर को और मैन्योर की फॉर्मेशन कर देते हैं, तो उस मैन्योर को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। और क्योंकि ये इन वर्म्स के थ्रू हुआ है तो हम इस कल्चर को कहते हैं वर्मी कल्चर।
दो टर्म्स है, वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट। तो जो मैन्योर हमें कंपोस्टिंग के प्रोसेस से मिलती है बाय द अर्थवॉर्म, उसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कल्चर क्या होता है कि जब हम अर्थवॉर्म्स को कल्चर करते हैं डीकम्पोज कराने के लिए ताकि हमें कंपोस्ट मिल सके, उसे हम कहते हैं वर्मी कल्चर। तो इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।